श्वसन के इस चैप्टर की श्रृंखलाओं के वीडियो की श्रृंखलाओं का ये अंतिम वीडियो लेकर आपके सम्मुख एक बार फिर से मैं प्रस्तुत हूँ। मुझे विश्वास है कि पहले वाले वीडियोज़ आपने अच्छी प्रकार से देखे होंगे और आपको पूरे श्वसन के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। आज के इस वीडियो में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको पूरा करने पर ये जो राजस्थान बोर्ड के हिसाब से जो इस पाठ को हम लोग चला रहे हैं वो पूर्ण हो जाएगा। सबसे पहले इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी। ये केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी हिंदी में कह सकते हैं रसोपरासरणी सिद्धांत। इस सिद्धांत का उल्लेख अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की पुस्तक में श्वसन वाले अध्याय में दिया गया है, जबकि एनसीईआरटी की 11वीं कक्षा के किताब में प्रकाश संश्लेषण वाले अध्याय में दिया गया। सिर्फ अध्याय चेंज है, बाकी वर्णन एक समान है। ये सिद्धांत ये बताता है, ये जो रसोपरासरणी सिद्धांत है केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी, ये सिद्धांत ये बताता है कि प्रकाश संश्लेषण में और श्वसन के दौरान जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का जो तंत्र होता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण में हम प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं और इसमें श्वसन की क्रिया में हम ऑक्सीकीय फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं, उसमें एटीपी का संश्लेषण किस प्रकार होता है, एटीपी के संश्लेषण के पीछे मेन कारण क्या है, किस प्रकार एटीपी का संश्लेषण इनमें होता है, उसके पीछे का कारण बताने के लिए सिद्धांत है। उस सिद्धांत से लेकर हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। ये सिद्धांत दिया पीटर मिटचेल ने दिया। ये नाम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका, और कंपटीशन के हिसाब से तो मेन यही महत्वपूर्ण है, ये किसने दिया सिद्धांत। और थ्योरी के हिसाब से बहुत छोटा सा इसका एक टॉपिक है, वो हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में और श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी का संश्लेषण होता है। ये हमने इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र वाले टॉपिक के दौरान भी, उस वीडियो में भी हमने देखा होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली दिखाई गई है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली। ये दोनों झिल्लियों के बीच का स्पेस, खाली जगह है, जिसको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, और इस तरफ मैट्रिक्स। और ये जो बनाया गया है ये बाहर निकला हुआ F1 कण और ये अंदर धंसा हुआ F0 कण। ठीक है, आजकल कुछ किताब में इसको CF0 और इसको CF1 भी बोलते हैं। हमने देखा कि इस मैट्रिक्स में जो NAD.2H और FAD.2H होते हैं वो, और ग्लाइकोलाइसिस में जो कोशिका द्रव्य में जो बनते हैं वो भी सटल सिस्टम के द्वारा यहीं पे पहुंचते हैं। उनके हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन भी, वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ETS में प्रवेश करते हैं और हाइड्रोजन को मैट्रिक्स से अंतर झिल्ली अवकाश में भेज दिया जाता है और इलेक्ट्रॉन चलते हैं इस आंतरिक झिल्ली में। आंतरिक झिल्ली में विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों में चलते हैं इलेक्ट्रॉन, जबकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयनों को भेज दिया जाता है अंतर झिल्ली अवकाश में। प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन आयन चले जाते हैं, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में हाइड्रोजन आयन चले जाते हैं थाइलेकॉइड की अवकाशिका में, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियों के बीच के रिक्त स्थान में। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम हो जाती है और अंतर झिल्ली अवकाश में हाइड्रोजन आयनों की संख्या में अधिकता हो जाती है। तो एक प्रकार से झिल्ली के, इस आंतरिक झिल्ली के दोनों तरफ प्रोटॉन की सांद्रता में अंतर आ जाता है, प्रोटॉन की सांद्रता में अंतर आ जाता है। इसके लिए हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट उत्पन्न हो जाता है, या विद्युत रासायनिक प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न हो जाती है इस अंतर के कारण से। जितना ज़्यादा अंतर होगा, जितनी ज़्यादा प्रवणता बढ़ेगी, यहाँ कम और इधर ज़्यादा। प्रवणता का शाब्दिक अर्थ कई वीडियो पहले मैंने आपको बताया था, जब हमने
जल संबंध वाला टॉपिक हमने छुआ था उस समय। प्रवणता का शाब्दिक अर्थ हिंदी में ढलान होता है, ढलान। तो ढलान कैसे होती है, एक तरफ ऊंचाई और एक तरफ नीचा, है ना। तो जितना ज़्यादा ढाल ज़्यादा होगी वो प्रवणता उतनी ज़्यादा, इंडिफरेंस जितना ज़्यादा होगा वो प्रवणता उतनी ज़्यादा। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यहाँ ज़्यादा होगी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और यहाँ जितनी कम होगी प्रवणता उतनी ज़्यादा होगी। इसके कारण से दो प्रकार की स्थितियाँ और उत्पन्न हुई इस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण से, विद्युत रासायनिक प्रोटॉन प्रवणता के कारण से। एक तो पीएच में अंतर आ गया, पीएच में अंतर आ गया, जहाँ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा है वहाँ पीएच घट गई, यहाँ पीएच बढ़ गया। दूसरा, आवेश का भी असंतुलन हो गया, आवेश का असंतुलन हो गया, यहाँ धनावेशों की अधिकता हो गई, इधर धनावेश की कमी हो गई। धनावेश की कमी तो यहाँ कह सकते हैं यहाँ ऋणावेश हो गया, यहाँ धनावेश हो गया, ऐसे कह सकते हैं, है ना। तो इन दो के कारण से पीएच में अंतर हुआ, साथ में आवेश का असंतुलन हुआ। इसके कारण से जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट था, विद्युत रासायनिक प्रोटॉन प्रवणता, उसके कारण से एक पीएमएफ उत्पन्न होता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। प्रोटॉन मोटिव फोर्स, जैसे आप फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं ईएमएफ, है ना। तो यहाँ पे पीएमएफ है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ये प्रोटॉन वाहक बल प्रोटॉन को बलपूर्वक अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार फिर से मैट्रिक्स की तरफ धक्का देगा, फिर से मैट्रिक्स की तरफ धक्का देगा। इस बल के कारण से ही इनको गति दी जाएगी। इस प्रवणता, ये जो डिफरेंस है सांद्रता में अंतर जो आया है, उसको पाटने के लिए, उसको बराबर करने के लिए बलपूर्वक इनको पुनः मैट्रिक्स की तरफ धकेला जाता है। और इसके लिए पूरी आंतरिक झिल्ली में जहाँ जहाँ F0 कण और F1 कण है, वहाँ पे इनको स्थान मिलता है निकलने के लिए, वहीं से इनको स्थान मिलता है निकलने के लिए। चैनल के भांति कार्य करते हैं F0 जो अंदर दशा हुआ है, F1 में से होकर ये निकलेंगे। और आपको बताया कि और ये यहाँ पे जाकर इस यहाँ पे ये ऑक्सीजन को अपने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन देकर जल बना देते हैं। तो जब ये बलपूर्वक इस F0 F1 कण में से निकलते हैं, तब क्या होता है, F1 कण के अंदर जो ATPase एंजाइम है, जिसको हमने कॉम्प्लेक्स 5 बोला था, वो ATPase एंजाइम उस PMF की सहायता से, कि जो ऊर्जा थी जो बलपूर्वक इसको प्रोटॉन को धकेल रही थी, उसी को ATP के संश्लेषण में प्रयुक्त कर देती है। यहाँ पे ATPase है और यही ADP को अकार्बनिक फॉस्फेट से जोड़कर ATP का संश्लेषण करवा देगी। तो ये अपना केमियोस्मोटिक थियरी थी, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण में जो ATP का संश्लेषण होता है, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, उसको समझाने के लिए भी यही प्रयुक्त है। और यही सिद्धांत जो श्वसन के दौरान इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान जो ATP बनते हैं, उसको समझाने के लिए भी उपयुक्त है, ठीक है। अब हम ये टॉपिक एक पूरा हुआ। इसके बाद एक टॉपिक और आता है जो ग्लूकोज के वैकल्पिक ऑक्सीकरण को बताता है। ग्लूकोज का वायु की उपस्थिति में जो ऑक्सीकरण वो हमने पढ़ लिया था पहले, ग्लाइकोलाइसिस, फिर क्रेब्स, फिर वो योजक कड़ी और लास्ट में क्रेब्स चक्र। अब वैकल्पिक पथ है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, CO2 निकलेगा और ऑक्सीकरण होगा तो NAD.2H वगैरह बनेंगे और उनसे भी ऊर्जा प्राप्त होगी। लेकिन उसमें जो स्टेप्स है, जो मध्यवर्ती उत्पाद है, वो वायवीय श्वसन के दौरान बनने वाले मध्यवर्ती उत्पादों से भिन्न होंगे। तो उनमें से एक प्रमुख जो टॉपिक है, जो वैकल्पिक पथ है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण का, उसका पढ़ते हैं। उसका नाम है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। हेक्सोज ग्लूकोज, हेक्सोज शर्करा है और उसमें एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ रहेगा। इस प्रक्रिया में हम लोग पढ़ेंगे तब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होगा, तो उसका पथ किस प्रकार से उसका ऑक्सीकरण होगा उसका अध्ययन करेंगे। इसलिए इसको शॉर्ट में HMP बोलते हैं, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। दूसरा, इसका पहला जो स्थायी उत्पाद होगा वो 5 कार्बन युक्त होगा।
इसलिए हेक्सोज की जगह पेंटोज बोल दिया। पीपीपी भी बोलते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी इसका नाम है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी इसका नाम है। और इस पाथवे को खोजकर्ताओं के सम्मान में इसको वारबर्ग डिकन्स पाथवे भी बोलते हैं। वारबर्ग डिकन्स, वारबर्ग और डिकिंस ने इसका खोज की थी, इसकी व्याख्या की थी, इसलिए इसको वारबर्ग डिकिंस पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है ये। सबसे पहले इसमें ग्लूकोज एटीपी से फॉस्फेट लेकर, ग्लूकोज एटीपी से फॉस्फेट लेकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ तो एटीपी अपने आप किसमें बदल गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, क्योंकि इसका एक फॉस्फेट इसमें चला गया। ये अपने ग्लाइकोलाइसिस की भी पहली अभिक्रिया यही थी। वहाँ पे एंजाइम कौन सा था, हेक्सोकाइनेज, तो यहाँ पे भी कौन सा होगा, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया हुई। पहली क्रिया तो ग्लाइकोलाइसिस के समान है। अब अंतर है, ग्लाइकोलाइसिस में दूसरी अभिक्रिया थी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनना, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनना, ये सब आगे चल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका यहीं ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीकरण होगा। अब ऑक्सीकरण हुआ तो ऑक्सीकरण आपको बताया मैंने, जहाँ जहाँ ऑक्सीकरण होता है वहाँ सब हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकलने से होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कराई है NADP+, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, श्वसन में आ रहे थे NAD, यहाँ पे फॉस्फेट युक्त है। तो ये NADP+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH+H+ गया NADP.2H में, और इसके ऑक्सीकरण से जो उत्पाद बनेगा उसका नाम है 6-फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड, 6-फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, अब एंजाइम, तो जहाँ हाइड्रोजन के निष्कासन से ऑक्सीकरण होता है वहाँ पे एंजाइम होता है डीहाइड्रोजिनेज। साथ में क्रियाकारक का नाम जोड़ सकते हैं, तो सीधा ही डीहाइड्रोजिनेज लिख दिया। क्रियाकारक का नाम साथ में जोड़ें तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, 6-फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड बना। अभी तक कार्बन परमाणु संख्या 6 ही चल रहे हैं। ठीक है, अब इसका ऑक्सी के विकार्बोक्सिलीकरण होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब ऑक्सीकरण के साथ साथ विकार्बोक्सिलीकरण भी। तो फिर से ऑक्सीकरण, तो फिर से ऑक्सीकरण हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के निकलने से होगा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लेने वाला NADP+, वो कन्वर्ट हो जाएगा NADPH+H+ में, और विकार्बोक्सिलीकरण तो CO2 निकलेगा। CO2 निकलेगा तो ये 6 कार्बन वाला 6-फॉस्फोग्लूकोनिक अम्ल कन्वर्ट हो जाएगा 5 कार्बन वाले राइबुलोज 5 फॉस्फेट में, राइबुलोज 5 फॉस्फेट में। ठीक है, नाम याद होगा, राइबुलोज 5 फॉस्फेट सुना होगा आपने, याद होगा आपको, केल्विन चक्र में है ना, इसी से RUBP बनता है। ATP से ये फॉस्फेट लेकर RUBP में कन्वर्ट होता है। RUMP लिखा था हमने वहाँ पे, वही है ये। तो ये एक पहला चरण हुआ इस हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे का। इस चरण में हमने देखा कि ग्लूकोज से 5 कार्बन वाला यौगिक जब बनता है, यानी जब एक CO2 निकलता है, तब उसका 2 बार ऑक्सीकरण हुआ, 2 ऑक्सीकरण 1 CO2 बाहर निकला। अब इसमें 5 कार्बन है, इससे फिर 4 कार्बन वाला यौगिक बनेगा। सेम वैसे ही 2 बार ऑक्सीकरण और 1 बार CO2 बाहर निकलेगा। 2 बार ऑक्सीकरण होगा, 1 बार CO2 बाहर निकलेगा जब, तब इससे क्या होगा, 5 से 4 कार्बन वाला यौगिक बनेगा। 4 कार्बन वाले से 3 कार्बन वाला बनेगा। फिर से वही प्रक्रिया, 2 बार ऑक्सीकरण और 1 CO2 निकलना। पहले ऑक्सीकरण, फिर ऑक्सी के विकार्बोक्सिलीकरण, पुनः ऑक्सीकरण, ऑक्सी के विकार्बोक्सिलीकरण। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो प्रत्येक कार्बन को बाहर निकालने के लिए, प्रत्येक कार्बन जब बाहर निकलता है तो उस दौरान 2 NADP.2H बनेंगे, और 6 कार्बन है इसलिए इसको 6 से गुणा किया तो कुल कितने NADP.2H बनेंगे, 12 NADP.2H बनेंगे।
एक NAD.2H 3 ATP के बराबर है, तो जब ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन होगा तब कुल मिलाकर कितने ATP बन जाएंगे? 36 ATP बनेंगे, 36 ATP बनेंगे। यदि हम इस हेक्सोज मोनोफॉस्फेट की बात करें तब हेक्सोज मोनोफॉस्फेट के पूर्ण जब ऑक्सीकरण हो जाएगा, बार बार CO2 निकलती जाएगी, तो कुल 36 ATP का निर्माण हुआ। लेकिन जब आपको पूछे कि इस वार्बर डिकन्स पथ में ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है विभिन्न चरणों के द्वारा, तब कुल कितने ATP बनेंगे? तब हमारा उत्तर होगा 35। तब हमारा उत्तर होगा 35, क्योंकि तब यहाँ से बात करेंगे तो सबसे पहले एक ATP खर्च करना पड़ा है, ठीक है। लेकिन चूंकि हम लोग इस पथ का नाम ही हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पथ बोलते हैं, तो एक प्रकार से ये शुरू ही यहाँ से होती है, शुरू यहीं से होता है। तो कुल कितने ATP बनेंगे? 36 ATP बनेंगे। अब राजस्थान बोर्ड की किताब में ये बातें लिखी हुई है, लेकिन किस कारण से क्यों ऐसा किया गया ये ज्ञात नहीं है कि उन्होंने हर अभिक्रिया में 6 अणु बताए हैं कि 6 अणु ग्लूकोज 6 ATP से क्रिया करके 6 ADP मुक्त करते हैं और 6 अणु ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनते हैं। फिर इसके 6 अणु, ये सब 6 अणु बताए हुए हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है। 6 अणु बताने की आवश्यकता यहाँ पे है ही नहीं, एक अणु से ही हम लोग पर्याप्त हो जाएगा। HMP इस मामले में भी भिन्न है कि ये संपूर्ण क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, जबकि जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण श्वसन के दौरान जो ऑक्सीकरण होता है वो कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, ठीक है। उसमें अलग मध्यवर्ती उत्पाद बनते हैं, इसमें भिन्न प्रकार से ये स्टेप है। तो ये वैकल्पिक पथ है, कुछ जीवों में ये पाया जाता है। जंतुओं में खोज की थी वारबर्ग और डिकिंस ने इसको, ठीक है। ऐसा ही एक ग्लाइकोलाइसिस का वैकल्पिक पथ है, यहाँ पे भी डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम हो गया। एक ग्लाइकोलाइसिस का भी वैकल्पिक पथ है, जिसका नाम है उसके खोजकर्ताओं के नाम पर एंटनर-डुओडोरोफ पाथवे। एंटनर-डुओडोरोफ पाथवे ये ग्लाइकोलाइसिस का ही वैकल्पिक पथ है, पूरे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं है। यानी एंटनर-डुओडोरोफ पाथवे में भी ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में टूटेगा और ग्लाइकोलाइसिस में भी ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में टूटता है। अंतर ये है कि ये कुछ बैक्टीरिया में होता है केवल, और वो समस्त जीवित कोशिकाओं में होता है। इसकी खोजकर्ता एंटनर-डुओडोरोफ हैं। मध्यवर्ती यौगिक अलग प्रकार के बनेंगे। ये इस क्रिया की खोज इन्होंने सूडोमोनास बैक्टीरिया में की थी, सूडोमोनास बैक्टीरिया में की थी। इसका इतना ही उल्लेख अपने पाठ्यक्रम में है, इतना ही अपने को याद रखना है। ये ग्लाइकोलाइसिस का वैकल्पिक पथ है जो कुछ बैक्टीरिया जैसे सूडोमोनास में पाया जाता है। तो कोशिका द्रव्य में ही होना है और ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल ही बनना है, ठीक है, लेकिन बीच के मध्यवर्ती भिन्न होंगे। एक अब सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है श्वसन गुणांक, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। श्वसन गुणांक पढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। हम लोग कहते हैं कि जीवों के शरीर के अंदर होने वाली समस्त जैव रासायनिक अभिक्रियाएँ मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं, उपापचय कहलाती हैं। उपापचय कहलाती हैं तो जिनमें दो प्रकार की होती है ये अभिक्रियाएँ। एक तो बनने वाली क्रियाएँ, छोटे अणु मिलकर बड़े अणु बनाते हैं, जैसे हमने प्रकाश संश्लेषण देखा, उसको उपचय या एनाबॉलिज्म कहते हैं। और एक बड़े अणु छोटे अणु में टूटते हैं, जैसे पाचन की क्रिया, उसको बोलते हैं अपचय, कैटाबॉलिज्म। इस दृष्टि से श्वसन किस क्रिया में आएगा? श्वसन उपचय यानी संश्लेषण वाली क्रिया है, या अपचय विघटन वाली क्रिया है ना। छोटी कक्षाओं में हम लोग पढ़ते हैं कि श्वसन भी एक अपचय है, क्योंकि इसमें भी ग्लूकोज जो 6 कार्बन वाला बड़ा अणु हुआ वो टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बनाता है। तो मूलतः तो ये अपचय ही हुई, परंतु इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो विभिन्न मध्यवर्ती यौगिक बनते हैं वो श्वसन से निकलकर अन्य अणुओं के संश्लेषण में चले जाते हैं।
अन्य अभिक्रियाओं के उत्पाद श्वसन की क्रिया में प्रवेश कर जाते हैं। तो एक प्रकार से ना तो ये उपचय है पूर्ण तरीके से, ना ही ये अपचय है, दोनों मिक्स है। इसलिए श्वसन के लिए बोलते हैं कि श्वसन एक एम्फीबोलिक पाथवे है, एम्फीबोलिक पाथवे रिएक्शन है। ठीक है, ना उपचय है ना अपचय है, दोनों ही प्रकार की क्रिया है। इसलिए मान लो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे कि श्वसन की क्रिया है, ऑप्शन दे दिया उपचय अपचय, तीसरा ऑप्शन दे दिया दोनों, और चौथा कोई और दे दिया, तो दोनों वाला उत्तर सही होगा। उपचय अपचय दोनों ही प्रकार की यह क्रिया है। ठीक है, दोनों का ऑप्शन नहीं है तब हम लोग अपचय मानेंगे, तब हम लोग कैटाबोलिज्म मानेंगे। अब आते हैं श्वसन गुणांक पर। अंग्रेजी में बोलते हैं रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। श्वसन गुणांक का अर्थ है, परिभाषा और अर्थ भी एक ही है इसका, कि श्वसन की क्रिया में मुक्त CO2 का आयतन और प्रयुक्त O2 के आयतन के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। मुक्त CO2 का आयतन और प्रयुक्त O2 के आयतन के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। ठीक है, यही इसकी परिभाषा भी यही इसका सूत्र हुआ। RQ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। मुक्त CO2 का आयतन बट्टे में प्रयुक्त या काम में लिए गए O2 का आयतन, इनके इसके अनुपात को बोलेंगे श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक की सहायता से हम लोग ये बता सकते हैं कि अमुक जो सबस्ट्रेट है, क्रिया का धार है, उससे ऊर्जा की प्राप्ति ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। श्वसन गुणांक का मान जितना कम होगा उसका मतलब है कि उस सबस्ट्रेट से उतनी ही अधिक ऊर्जा मुक्त होगी। कम श्वसन गुणांक अधिक ऊर्जा, अधिक श्वसन गुणांक कम ऊर्जा। ठीक है, अब हम लोग चार हमने सबस्ट्रेट देखे थे, चारों सबस्ट्रेट का बारी बारी से देखें कि श्वसन गुणांक किसका कितना आएगा। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए ये अभिक्रिया ही अपनी श्वसन की, ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन बने 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 जल के अणु और ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस सूत्र में लगाएं तो मुक्त CO2 का आयतन कितना हुआ, 6 अणु, इसलिए 6 बट्टा प्रयुक्त O2 का आयतन वो भी कितना, 6 बट्टा 6 मतलब 1। ठीक है, तो इसका श्वसन गुणांक कितना हुआ, 1। कार्बोहाइड्रेट्स का श्वसन गुणांक इसका मतलब कितना होता है, 1 होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का श्वसन गुणांक 1। दूसरा जो सबस्ट्रेट था वो था वसा। वसा का देखते हैं। वसा के लिए एक ट्राइपामिटीन नाम की एक वसीय अम्ल लिया है हमने। ट्राइपामिटीन है ये, और भी कई प्रकार के फैटी एसिड्स होते हैं, ये ट्राइपामिटीन है। अब इसमें देखो कि यहाँ पे 6 कार्बन थे, 6 ही ऑक्सीजन थे, इसलिए एक कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए 1 ही ऑक्सीजन चाहिए थी। 6 कार्बन को CO2 में बदलने के लिए 6 ही ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, इसलिए ऐसे हो गया। ठीक है, दोनों की संख्या बराबर थी। यहाँ पे देखो 51 कार्बन है और 6 ही ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन कम है, इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन काम में लेनी पड़ी, ज़्यादा ऑक्सीजन काम में भी है ना। इसको पूर्ण ऑक्सीकरण करने के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई, अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई। तो इसको संतुलित करते हैं तो 145 ऑक्सीजन चाहिए, तब 102 CO2 मुक्त होगी। तो अपने सूत्र में लगाएं तो मुक्त CO2 का आयतन कितना हुआ, 102 बट्टे प्रयुक्त O2 का आयतन हुआ 145। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो लगभग आता है ये 0.7 के बराबर। तो कार्बोहाइड्रेट का हमेशा 1 होता है, वसा का 1 से कम होता है। 0.7 याद नहीं रखना है, वसा कई प्रकार की आएगी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का 1, वसा का 1 से कम। प्रोटीन का भी 1 से कम होता है, परंतु वसा से अधिक होता है। ठीक है, प्रोटीन का भी 1 से कम परंतु वसा से अधिक, इसलिए मतलब ये 3 है तो सबसे कम वसा, 2 नंबर पर प्रोटीन, 3 नंबर पर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसलिए प्रोटीन का मैं नहीं दिखा रहा। फिर लिखते हैं कोई कार्बनिक अम्ल का, RQ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स।
कार्बनिक अम्ल का दिखाते हैं तो ये ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र COH होता ही है। इसको संतुलित किया तो ये आया। अब इसका RQ निकालें तो कितना मुक्त CO2 कितनी है 4, प्रयुक्त O2 कितनी हुई 1, 4/1 मतलब 4 है। कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक 1 से अधिक होता है, 4 याद नहीं रखना है, 1 से अधिक होता है, ठीक है, 1 से अधिक होता है। क्योंकि दूसरा कार्बनिक अम्ल लेंगे यहाँ पे लैक्टिक एसिड लेंगे या मैलिक एसिड लेंगे या एस्पार्टिक एसिड लेंगे तो उसका अलग अलग आना है, ठीक है, लेकिन आएगा 1 से अधिक। तो श्वसन गुणांक सबस्ट्रेट्स के हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो सबस्ट्रेट्स के आधार पर सबसे कम श्वसन गुणांक वसा का, उससे अधिक प्रोटीन का, उससे अधिक कार्बोहाइड्रेट का, सबसे अधिक ऑर्गेनिक एसिड का, ठीक है। तो इसको एक जगह लिख देता हूँ मैं। चलो आरोही क्रम में देखें हम लोग तो सबसे कम फैट, फैट से अधिक प्रोटीन, प्रोटीन से अधिक कार्बोहाइड्रेट्स, और सबसे अधिक ऑर्गेनिक एसिड्स। ये श्वसन गुणांक 1 से कम, 1 से कम, 1 से अधिक, ठीक है। अब मैंने कहा जितना ज़्यादा श्वसन गुणांक ऊर्जा उतनी कम, तो ऊर्जा की दृष्टि से विपरीत हो जाएगा। इसका मतलब जब श्वसन में कार्बनिक अम्ल सबस्ट्रेट हो तो सबसे कम ऊर्जा मुक्त होगी, उससे थोड़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है प्रोटीन में, प्रोटीन से ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होगी वसा में, ठीक है। यदि समान मात्रा ले, जैसे 100 ग्राम वसा, 100 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया हमने, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होगी वसा में। लेकिन हम लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि मानव शरीर सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है, तो उत्तर होता है कार्बोहाइड्रेट, है ना। सर्वाधिक ऊर्जा हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन सब ज़्यादा ऊर्जा मुक्त किससे होती है? वसा से। अब ये कन्फ्यूज़न क्या हुआ? इसका ये हुआ कि हमारे भोजन का सबसे बड़ा अवयव कार्बोहाइड्रेट है। सबसे ज़्यादा हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। हमारे भोजन में सबसे ज़्यादा रोटी, सब्जी या चावल होता है ना। तो ये सबसे ज़्यादा क्या है? कार्बोहाइड्रेट की स्रोत है। वसा के रूप में हम लोग क्या लेते हैं? तेल, घी। उनकी मात्रा उनकी तुलना में कम है। लेकिन समान मात्रा में यदि हम कार्बोहाइड्रेट और वसा को लें तो ज़्यादा वो एनर्जी रिलीज़ किससे होगी? वसा से होगी, ठीक है। लेकिन चूंकि हम लोग ज़्यादा भोजन कार्बोहाइड्रेट का करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि मानव शरीर सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन समान मात्रा ले तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मुक्त होगी? वसा से, ठीक है। ये तो हो गया विभिन्न सबस्ट्रेट्स का, 4 सबस्ट्रेट्स का श्वसन गुणांक। अब यदि हम लोग देखें कि अवायवीय श्वसन का कितना होता है श्वसन गुणांक, अवायवीय श्वसन, तो अवायवीय श्वसन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको दिखाते ही नहीं है, इसको दिखाते ही नहीं है। यहाँ पे एथेनॉल और 2 CO2 दिखाते हैं, और जब लैक्टिक अम्ल बनता है तो CO2 भी नहीं दिखाते हैं। तो एक बार चलते हैं 2 CO2 दिखाते तब, तो हमारे सूत्र में क्या हो जाएगा? RQ बराबर मुक्त CO2 का आयतन 2 बट्टा प्रयुक्त O2 का आयतन 0, तो 0/2/0, इसका मतलब अनिर्धारी हो गया। निर्धारण नहीं कर सकते, अनंत बोल देते हैं, चलो अपन अनंत हो जाता है, ठीक है। ये श्वसन गुणांक का कॉन्सेप्ट हो गया। अब अंतिम टॉपिक इस पूरे अध्याय का वो है श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, इन कारकों को 2 श्रेणी में बांटेंगे, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। पहले बाह्य कारकों पर चर्चा करते हैं। पहला बाह्य कारक है तापमान। तापमान हम लोग वैसे तो एक जनरलाइज स्टडी करते हैं तापमान की, और सबका अलग अलग पढ़ रहे हैं।
जबकि ब्लैकमैन के अनुसार हमें सबको साथ में पढ़ना चाहिए सीमाकारी कारकों के नियम, है ना। हालांकि उस नियम को सिर्फ नियम के आधार पर ही पढ़ते हैं हम लोग, अप्लाई हम लोग कम करते हैं, है ना। अलग अलग देखेंगे। तापमान तो प्राय कम तापमान पर एंजाइम्स निष्क्रिय रहते हैं, निम्न तापमान पर एंजाइम्स निष्क्रिय रहते हैं। निष्क्रिय रहते हैं तो सबस्ट्रेट का ऑक्सीकरण भी क्या होगा, कम होगा। ये कारण है कि रेफ्रिजरेटर में या कोल्ड स्टोरेज में भोज्य सामग्री को रखते हैं तो ख़राब नहीं होती है, क्योंकि कम तापमान पर उनके एंजाइम्स निष्क्रिय रहते हैं, बहुत कम क्रिया करते हैं, इसलिए उनका जो उनमें भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह है उसका ऑक्सीकरण नहीं होता और वो ख़राब नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग स्टोर करते हैं। तापमान में जैसे जैसे बढ़ोतरी होती है एंजाइम्स की क्रियाशीलता भी बढ़ती है और इसके कारण से अभिक्रिया के एंजाइम्स की क्रियाशीलता बढ़ती है, इसलिए श्वसन की दर में भी वृद्धि होती है। ठीक है। अब इस एक निश्चित रेंज तक ही, फिर हमने एंजाइम का चैप्टर पढ़ा था, तब हमने देखा था कि लगभग 35-40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब तापमान बढ़ जाता है तो एंजाइम्स नष्ट होने लग जाते हैं, उनका ताप विकृतीकरण हो जाता है, एंजाइम्स नष्ट होने लगते हैं, इसलिए उनके अभिक्रिया का वेग घट जाता है, अभिक्रिया वेग फिर से घट जाता है। एक वान टफ का नियम है कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर, प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर श्वसन की दर या अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है। ठीक है। तो निम्न तापमान पर एंजाइम निष्क्रिय, इसलिए श्वसन की दर कम, तापमान बढ़ता है श्वसन की दर बढ़ती जाती है, एक निश्चित तापमान के बाद में श्वसन की दर पुनः घटती है। ठीक है। तो ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या कारण है कि कोल्ड स्टोरेज में या रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ भोज्य सामग्री या फल जो है या सब्जियां वगैरह जो है वो ख़राब क्यों नहीं होती। तो हम कहेंगे निम्न तापमान पर एंजाइम्स निष्क्रिय रहते हैं, इसलिए श्वसन वो कर नहीं पाते और वो ताज़ा बने रहते हैं। दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मुख्य सबस्ट्रेट है श्वसन की क्रिया का, हालांकि डायरेक्टली ये अंत में प्रयुक्त होता है अंतिम ऑक्सीकारक के रूप में, फिर भी इसकी उपस्थिति में ही क्रेब्स चक्र और वो योजक कड़ी वाली अभिक्रियाएँ माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी उपस्थिति में ही संपन्न होती है। यदि ये नहीं होगा तो वो अभिक्रियाएँ अपने आप रुक जाती हैं। ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की दर में वृद्धि होती है। जल कई प्रकार से श्वसन की क्रिया को प्रभावित करता है। मुख्य रूप से इनडायरेक्टली करता है कि जल की कमी जब होती है तो कोशिकाएं जो होती हैं वो स्लथ हो जाती हैं, कोशिका का जीव द्रव्य की क्रियाशीलता घट जाती है, एंजाइम्स की क्रियाशीलता घट जाती है, उसके कारण से श्वसन की दर कम हो जाती है। हम देखते हैं बीज जो होते हैं उनमें नगण्य जल होता है, इसीलिए लंबे समय तक हम घरों में बीजों को स्टोर कर सकते हैं, है ना। गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, हम लोग इनके दाने बीज ही हैं, उनको संरक्षित रखते हैं, लेकिन जैसे उनको हम भिगोते हैं तो अंकुरित हो जाते हैं, चने वगैरह अंकुरित हो जाते हैं, है ना। तो पानी के कारण से ही है, पानी नहीं था तो निष्क्रिय थे। ग्रामीण परिवेश में तो आज से ज़्यादा साल नहीं, 15-20 साल पहले तक ये स्थिति थी कि हरी सब्जियां केवल अपने राजस्थान में जब बरसात का मौसम होता था, खेत का टाइम होता था, तभी खाते थे वो, अन्यथा पूरे साल भर सूखी सब्जियां ही। बरसात के समय जो सब्जियां होती, छोटे जो मतीरे मारवाड़ी में जिसको लोहे बोलते हैं, वो टिंडे जो होते हैं, टिंड सी अपन मारवाड़ी में बोलते हैं, टिंड सी को सुखा के रख लेते, फलियाँ बन जाते थे, है ना। ऐसे ही फलियों को सुखाकर, ग्वार फलियों सुखा के रख लेते थे। काकड़िया जिसको बोलते हैं उसको काट काट के सुखाकर खेलरी बनाकर और फिर उसकी सब्जियां बनाकर काम में लेते थे। ऐसे ही सांगरी को भी सुखाकर, उबाल कर सुखा कर रख लेते हैं और फिर साल भर उसको उपयोग में लेते हैं। तो सुखाने से क्या हुआ, निर्जलीकरण हुआ, पानी की अनुपस्थिति के कारण श्वसन की क्रिया रुक गई, तो वो लगभग निष्क्रिय हो गए और वो सुरक्षित पड़े रहे। जैसे जल मिला पुनः सक्रिय हो गए। तो निर्जलीकरण भी श्वसन की दर को कम करता है।
ठीक है। और जल जब मिलता है तो श्वसन की दर बढ़ती है। जैसे बीज को पानी मिला और बीज को तब बीज अंकुरित होना प्रारंभ हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन की दर को कम करता है, श्वसन की दर में का संदमक के रूप में कार्य करता है। इसलिए फल वगैरह को लंबे समय तक स्टोर करना है तो या तो उनको कोल्ड स्टोरेज वगैरह में स्टोर करते हैं या ऐसे जगह स्टोर करते हैं जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होती है तो वो भी वहाँ पे भी फल सब्जियाँ वगैरह ताज़ा बने रहते हैं, क्योंकि ये श्वसन की दर को कम करता है। तो ये सब बाह्य कारक थे। आंतरिक कारक में एक प्रोटोप्लाज्म बोला है, जिसको जल के साथ ही बता दिया मैंने। जीव द्रव्य जितना ताज़ा होगा, यानी जीवित कोशिका जितनी नई होगी, जैसे विभ ज्योत की कोशिकाएँ होती है उनसे नई कोशिकाएँ जो बनती हैं, और स्वयं विभ ज्योत की कोशिकाएँ, इनमें सघन जीव द्रव्य होता है। सघन जीव द्रव्य होता है तो उनमें श्वसन की दर भी ज़्यादा होती है। पुरानी कोशिकाएं होने लग जाती है, साथ में ये जुड़ गई, एज ऑफ सेल में साथ में ये बात जुड़ गई। पुरानी कोशिकाएं होंगी, उनका जीव द्रव्य पुराना होगा, उनकी क्रियाशीलता कम होती जाएगी, निष्क्रिय होते जाएंगे। ठीक है। हम ये भी अपने मनुष्य में देखते हैं, छोटे बच्चों की श्वसन दर ज़्यादा होती है। जैसे जैसे वयस्क होते जाते हैं फिर श्वसन दर थोड़ी कम होती जाती है, और बुजुर्ग जो व्यक्ति होती हैं उनमें श्वसन दर और कम हो जाती है ना। तो वैसे इसमें श्वसन के सबस्ट्रेट पर भी निर्भर करता है। कार्बोहाइड्रेट यदि श्वसन सबस्ट्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में भी यदि हेक्सोज शर्करा है तो श्वसन दर ज़्यादा होगी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि श्वसन की क्रिया शुरुआती हेक्सोज शर्करा से ग्लूकोज से होती है। यदि स्टार्च के रूप में है तो थोड़ा लेट शुरू होगी, थोड़ा श्वसन की दर कम होगी, क्योंकि स्टार्च को पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होगा, फिर श्वसन शुरू होगा। ऐसे ही वसा और प्रोटीन है तो उनको भी पहले कन्वर्ट करना होगा, जो श्वसन की क्रिया में भाग लेंगे। प्रोटीन का विघटन होगा, एमिनो अम्ल बनेंगे, वो एमिनो अम्ल पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट होगा, और पायरुविक अम्ल श्वसन में घुसेगा, श्वसन की क्रिया में घुसेगा। ऐसे ही वसा है तो उसका अपघटन से वसीय अम्ल ग्लिसरॉल बनेगा, ग्लिसरॉल तो पीजीएल में कन्वर्ट होकर ग्लाइकोलाइसिस में प्रवेश करेगा, जबकि जो वसीय अम्ल है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाकर श्वसन की क्रिया में प्रवेश करेगा, तो टाइम अधिक लगता है। ठीक है। यही कारण है कि जो बीमार व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है या जो अस्वस्थ है, उनको सीधे ही भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स दिए जाते हैं। ठीक है। जैसे फल का रस देते हैं या ड्रिप चढ़ाते हैं, हम लोग देखते हैं, उसमें क्या है, सीधा कार्बोहाइड्रेट ही है, तो ताकि उनके शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता शीघ्रता से पूर्ति हो। और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो भोजन सामान्य व्यक्ति जैसे घी तेल वगैरह युक्त करते हैं और फल सब्जी वगैरह खाते हैं, उनके पाचन में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए श्वसन में भी उनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उसमें थोड़ा विलंब से होगा उनमें। ठीक है। तो ये तीन हो गई। लास्ट है इंजरी एंड वुंड, यानी घाव, चोट लग जाए। जिन कोशिकाओं में, जिन अंगों में, ऊतकों में चोट लगती है, उनके निकटवर्ती कोशिकाएं क्षतिग्रस्त जो हो गया वो तो हो गया। क्षतिग्रस्त ऊतकों के आसपास की जो कोशिकाएं हैं उनकी श्वसन दर बढ़ जाती है, वो अतिरिक्त श्वसन करती हैं, श्वसन दर बढ़ाकर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है एटीपी के रूप में संचित करते हैं, उसका उपयोग मरम्मत में और पुनः निर्माण में वो लोग खर्च करते हैं, इसलिए वहाँ पे श्वसन दर में वृद्धि हो जाती है। तो ये पूरा आपका श्वसन वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर को लेकर प्रस्तुत होंगे, जो कि नाइट्रोजन साइकिल का चैप्टर है। धन्यवाद।